हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज लेके आए हैं नई क्लास कत्यूरी राजवंश की। एक पार्ट पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट है ये कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश एक क्लास इसकी हम पढ़ चुके हैं, ये सेकंड क्लास है कत्यूरी राजवंश या इसको कीर्तिकेपुर कार्तिकेपुर राजवंश। इसकी जो स्थापना है वो लगभग कितने में हुई? 745 ईस्वी। 745 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कार्तिकेपुर वंश की स्थापना 745 ईस्वी में। और संस्थापक इसे कौन है? संस्थापक है इसके वसंत देव इसके संस्थापक। थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। और राजधानी कहाँ है? राजधानी है कार्तिकेपुर इसकी राजधानी है। और ये जो राजधानी है ये कौन सी राजधानी है? फर्स्ट राजधानी। और सेकंड राजधानी कहाँ बनी? सेकंड राजधानी बनी इसकी बैजनाथ। सेकंड राजधानी बनी इसकी बैजनाथ। पहली राजधानी थी कार्तिकेपुर, दूसरी राजधानी बनी बैजनाथ। और इसके संस्थापक वसंत देव थे। और इसके अलावा देखते हैं जो इनके कत्यूरी राजवंश है, इसके जो पहले राजा संस्थापक थे, पहले राजा यही थे, फर्स्ट थे ये। टोटल कितने राजा हुए इसमें? टोटल हुए 14 राजा। कत्यूरी राजवंश में टोटल 14 राजा हुए। और अंतिम कौन थे? टोटल कितने हुए? 14 राजा हुए। और अंतिम राजा कौन थे? अंतिम थे सुभिक्ष राजदेव इसके अंतिम राजा थे। और जो ये राजधानी जो ये पहले कार्तिकेयपुर थी, फिर बैजनाथ गई। तो ये जो है इतिहासकार क्या क्या कहते हैं, किसने राजधानी जो है परिवर्तित की? तो एक इतिहासकार है घनश्याम जोशी है। घनश्याम जोशी क्या कहते हैं? घनश्याम जोशी कहते हैं जो राजधानी कीर्तिकेपुर से बैजनाथ ली जाई, किसने ली जाई? वो ली जाई नरसिंह देव ने राजधानी कहां से ली जाई? कीर्तिकेपुर से बैजनाथ। ये किसने कहा? ये कहा घनश्याम जोशी ने। और इसके बाद एक और इतिहासकार है अजय रावत। तो अजय रावत ने क्या कहा? अजय रावत ने कहा कि जो ये राजधानी है कार्तिकेयपुर से जो बैजनाथ राजधानी परिवर्तित की, किसने की? ये की सुभिक्ष राजदेव ने राजधानी परिवर्तित की कार्तिकेयपुर से बैजनाथ। इसके अलावा एक और इतिहासकार है रामदत्त त्रिपाठी। तो रामदत्त त्रिपाठी क्या कहते हैं? इनके अनुसार जो राजधानी है कार्तिकेयपुर से बैजनाथ किसने ले जाई? वो ले जाई अशांति देव। तो ये तीन इतिहासकार है, क्या अलग अलग मत है कि जो राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ ले जाई, तो घनश्याम जोशी कहते हैं किसने ले जाई? नरसिंह देव ने ले जाई। और अजय रावत कहते हैं सुभिक्ष राजदेव ने ले जाई। और रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं अशांति देव ने ले जाई। इसके अलावा हमने और पहली क्लास में और क्या पढ़ा था? जो इनकी प्रशासन था, प्रशासन के बारे में पढ़ा था। तो प्रशासन में इनके सबसे ऊपर कौन थे? सबसे ऊपर जो है देश था। सबसे ऊपर क्या था? देश के बाद क्या था? प्रांत के बाद क्या था? जिला के बाद क्या था? तहसील के बाद क्या था? इसमें था खत और फिर था ग्राम। तो देश को ये क्या कहते थे? जो कत्यूरी राजवंश के लोग थे, देश को देश ही कहते थे। और प्रांत को क्या कहते थे? प्रांत को ऊपरी या भुक्ति। प्रांत को ये ऊपरी या भुक्ति कहते थे। और जिले को क्या कहते? जिले को ये विषय कहते थे। जिले को क्या कहते? जिले को विषय कहते थे। और तहसील को कर्मांत कहते थे। और खत को खती कहते थे। और ग्राम को क्या कहते थे? ग्राम
पक्ष, ग्राम पक्ष पटलिक, ग्रामक्ष, ग्रामक्ष पटलिक, ग्राम को ग्रामक्ष पटलिक कहते थे। और जो देश है इसका सर्वोच्च कौन होता था? सर्वोच्च जिसका होता था राजा, देश का सर्वोच्च अधिकारी राजा। और जो प्रांत है इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका था प्रांतपाल। प्रांत का कौन था? प्रांतपाल। और इसके बाद प्रांत के बाद है जिला, जिसको विषय बोलते हैं, तो इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन था? विषयपति। विषयपति इसका सर्वोच्च अधिकारी था विषयपति। इसके बाद तहसील है, तहसील में कौन है? तहसील को क्या कहते थे? कर्मांत कहते थे। और कर्मांत का सर्वोच्च अधिकारी कर्मपति, कर्मपति। और इसके बाद खत है, खत को क्या कहते थे? खती कहते थे। और खत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सदर, सदर स्याणा, सदर स्याणा। और ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? स्याणा या बूढ़ा, बूढ़ा या प्रधान, ये गांव के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। और इसके बाद जो है, जो ये प्रांत है, कितने प्रांत थे इनके? प्रांत 2 थे। और जिले कितने थे? 5 थे। जिले 5 थे। और 5 जिले कौन कौन से थे? 5 जिले कौन कौन से थे? 5 जिले थे। एक तो ये कार्तिकेयपुर था, कार्तिकेय, एक कार्तिक, कितने जिले थे? 5 जिले थे। एक कार्तिकेयपुर था और दूसरा था तंगणपुर, तंगणपुर। तीसरा क्या था? तीसरा था ऐशाल। तीसरा क्या था? तीसरा था ऐशाल। और चौथा क्या था? चौथा था मायापुर, मायापुर हार। ये चौथा जिला था। और 5वां जिला क्या था? 5वां था अंतरंग, अंतरंग। ये 5 जिले थे जो इतिहासकारों ने बताया। लेकिन जो एक और इतिहासकार थे एक और, शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल चारण। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जिले कितने थे? 6 थे। जिले कितने थे? 6। इन्होंने जिले कितने बताए? इन्होंने बताया जिले 6 जिले बताए इन्होंने। और 6 जिले कौन कौन से बताए? तो 5 जिले तो यही थे। और एक जिला बताया इन्होंने दुर्मार्ग, एक जिला बताया इन्होंने दुर्मार्ग। तो यहाँ तक हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था। अब इससे आगे देखते हैं। तो इससे आगे देखते हैं इससे आगे। अब यहाँ पर जो कर थे, कर व्यवस्था थी, कितने प्रकार के कर लगाए थे? तो स्टार्टिंग में, इससे पहले हमने अभी पौरव वंश पढ़ा, तो उसमें क्या था? उसमें जो कर 3 प्रकार के थे। तो धीरे धीरे जो इतिहास में जो कर है वो बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अब इसमें देखते हैं कर जो है, कर कितने थे। तो इसमें मुख्यतः जो कर थे, कौन कौन से कर थे? एक था भूमि कर, भूमि कर, एक वन कर, और एक था व्यापार कर। एक भूमि कर, एक वन कर, एक व्यापार कर, और एक इसमें था खनिज कर, खनिज कर। जब खदान में खुदाई होती थी उस पर भी कर लगाया जाता था। तो ये मुख्यतः इसमें ये कर थे। और जो है भूमि कर, जो भूमि कर था, जो भूमि मापने वाला, जो भूमि मापने वाला अधिकारी, जो भूमि मापने वाला अधिकारी था, जो भूमि कर था, भूमि कर, इससे जो भूमि मापने वाला अधिकारी था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे प्रमतवार, उसको प्रमतवार कहते थे। तो ये भूमि मापने वाला अधिकारी इसको प्रमतवार कहते थे। इसके अलावा जो है, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, यहाँ पर जो है विभागीय प्रणाली भी थी। विभागीय प्रणाली थी यहाँ पर, विभागीय प्रणाली भी थी, विभागीय प्रणाली थी। तो विभागीय प्रणाली थी, तो यहाँ पर विभाग कितने थे? विभाग थे यहाँ पर 18 विभाग थे 18। विभागीय प्रणाली थी और विभाग कितने थे? विभाग थे 18। और जो ये विभाग थे, 18 विभाग थे, इनका एक नाम, जो इनको सम्मिलित रूप से एक नाम दिया था,
जो 18 विभाग थे इनको 18 का 18 को मिश्रित रूप से एक नाम दिया जाता था, और वो नाम क्या था? वो नाम था अष्टादश प्रकृति प्रतिष्ठान। अष्टादश प्रकृति प्रतिष्ठान इसका ये नाम था। जो 18 विभाग थे इनका सम्मिलित रूप से ये नाम था। जो 18 विभाग है इनका सम्मिलित रूप से नाम था अष्टादश प्रकृति प्रतिष्ठान, इसका जो है नाम था। इसके अलावा जो ये विभाग थे 18 विभाग, इनका मुख्यालय, इनका एक मुख्यालय होता था। तो जो मुख्यालय होता था उसका नाम क्या था? 18 विभाग थे इनका मुख्यालय होता था, और मुख्यालय का नाम क्या होता था? मुख्यालय का नाम होता था अक्षपटल। ये इनके मुख्यालय का नाम होता था। जो 18 विभाग है इनके मुख्यालय का नाम होता है अक्षपटल। इसके अलावा अब देखते हैं जो ये कार्तिकेयपुर वंश है, जो इसमें राजा थे, राजा सर्वोच्च अधिकारी था। इसके नीचे कौन कौन से अधिकारी थे, वो किस हिसाब से जो है उनका बैठने की व्यवस्था थी वहां पर। तो सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर तो राजा ही रहता था। राजा सबसे ऊपर कौन होता? राजा। ये राजा था। राजा क्या था? राजा सर्वोच्च अधिकारी था। सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी था राजा। और राजा के नीचे कौन बैठता था? सबसे ऊपर बैठता था राजा, और राजा के नीचे कौन बैठता था? राजा के नीचे बैठता था राजा मात्य। राजा मात्य या अमात्य, इसको अमात्य भी कहते हैं। राजा मात्य या अमात्य भी कहा जाता था इसको। जो राजा के नीचे राजा मात्य या अमात्य, ये जो है जो हम प्रधानमंत्री मानते हैं जो आज की डेट में, तो वो राजा के नीचे बैठता राजा मात्य या अमात्य कहा जाता था। और इसके नीचे जो कौन बैठता था? इसके नीचे बैठता, इसकी जो राजा मात्य, इसके नीचे कौन बैठता? राजन्यक। इसके नीचे बैठता, इसके नीचे राजन्यक। इसके नीचे राजन्यक बैठता, राजन्यक। और राजन्यक था वो कौन था? वो जो राजन्यक था, इनको जो वर्तमान में बोलते हैं, जो राजन्यक थे किसके नीचे बैठते थे? प्रधानमंत्री के नीचे। मतलब जो जिन्हें क्या कहा जाता था? राजा मात्य या अमात्य, इसके नीचे बैठते थे राजन्यक। और ये जो थे राजन्यक थे, ये ज्येष्ठ राजकुमार थे। ये ज्येष्ठ राजकुमार थे, वो इनके नीचे बैठते थे। अब इसके नीचे कौन बैठते थे? इसके नीचे बैठते थे महासामंत। इसके नीचे बैठते थे महासामंत। और जो महासामंत थे ये कौन थे? ये सेनापति थे। महासामंत कौन थे? महासामंत थे सेनापति। और जो ये महासामंत थे ये दो टाइप के थे महासामंत। एक को कहते थे महादंड नायक, एक को महादंड नायक कहते थे। और जो महादंड नायक है ये कौन होते? ये मुख्य, जो महादंड नायक है मुख्य न्यायाधीश होते थे। मुख्य न्यायाधीश जो है इनको महादंड नायक कहते थे। और इसके अलावा होते थे सौलगिक और गौलगिक। सौलगिक और गौलगिक कौन होते थे? ये होते थे सैनिक। सौलगिक और गौलगिक ये कौन थे? ये सैनिक थे, सौलगिक और गौलगिक। और इसके अलावा जो एक और थे, इसके नीचे एक और थे, वो थे खड़गिक। ये कौन थे? ये पुलिस रैंक के थे। जो खड़गिक थे पुलिस रैंक के थे। और जो महासामंत है, अब इसके नीचे कोई बैठता होगा, इसके नीचे बैठते थे एक था घटपाल। इसके महासामंत के नीचे घटपाल, और दूसरा था वम्रपाल। दूसरा कौन था? दूसरा था वम्रपाल। और एक तीसरा था, वो था नरपति। ये सभी जो है लास्ट में नीचे बैठते थे।
जो घटपाल है, घटपाल को ये घटपाल कौन होते थे? जो घटपाल होते थे ये जो है घाटों का रक्षक होता है, घाटों का घाटों का रक्षक या दर्रों का रक्षक, ये दर्रों का रक्षक होता है कौन? घटपाल। और इसके अलावा जो ये वम्रपाल था, ये कौन था? ये था सीमाओं का प्रहरी। ये कौन था? ये सीमाओं का प्रहरी था कौन? वम्रपाल, सीमाओं का प्रहरी। और इसके अलावा एक और था नरपति कौन था? ये था जासूस, ये जासूस होते। नरपति जो जासूस थे उनको क्या कहते थे? नरपति। अब इसके आगे देखते हैं, इसमें ये हो गया, इसमें नरपति होता। और इसके आगे देखते हैं अब जो है कार्तिकेयपुर जो राजवंश है वो एकमात्र ऐसा राजवंश है जिन्होंने जो है कोई युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़े, बिल्कुल इनका शासन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। इसमें देखते हैं जो कार्तिकेयपुर वंश था, ये कार्तिकेयपुर वंश है या कत्यूरी राजवंश। इसको क्या कहते हैं? इसे उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं। स्वर्णिम काल कत्यूरी राजवंश को जो है उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है इसको। और इसके अलावा इसको जो है स्थापत्य काल का भी स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्थापत्य का भी स्वर्णिम काल कहा जाता था। किसको? स्थापत्य कला का भी स्वर्णिम काल कहा जाता है कत्यूरी राजवंश को। क्यों? क्योंकि जो स्थापत्य कला है, जितने भी उत्तराखंड में मंदिर बने हैं वो सभी इसी कालखंड में बने हैं। तो बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, ये सभी मंदिर मुख्यतः जो बड़े बड़े मंदिर है वो इसी कालखंड में बने हैं। इसके अलावा जो है जो कत्यूरी राजवंश है, यहाँ पर जो है महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी यहाँ पर जो है कत्यूरी राजवंश में। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो है विद्वानों को आश्रय दिया जाता था। कत्यूरी राजवंश में जो विद्वानों को भी आश्रय दिया जाता था। आश्रय मतलब इनका सम्मान किया जाता था, विद्वानों का सम्मान किया जाता था, विद्वानों का। इसके बाद देखते हैं अब जो कत्यूरी राजवंश है, जब इनकी राजधानी जो बैजनाथ गई, अब बैजनाथ कहाँ पड़ा? कुमाऊं में पड़ा। और जब इनकी राजधानी कुमाऊं गई तो वहां पर जो है क्या क्या इतिहास था वहां पर? जब राजधानी बैजनाथ जाती है, कुमाऊं जाती है, तो वहां का इतिहास देखते हैं। बागेश्वर या बैजनाथ के जो कत्यूरी थे, यहाँ पर जो है इतिहास में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जो बैजनाथ राजधानी जाती है इनकी, तो वहां पर हमें कोई अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं। केवल एक अभिलेख प्राप्त होता है, वो कौन सा था? वो है कुलसारी अभिलेख। केवल एक अभिलेख प्राप्त होता है, कुलसारी अभिलेख। और जो कुलसारी अभिलेख है इसमें केवल एक राजा की जानकारी मिलती है। और वो राजा कौन थे? वो राजा थे जतबालदेव राजा थे। इनके बारे में इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। जतबालदेव राजा हैं। लेकिन जो है इतिहासकारों ने क्या बताया? इतिहासकारों ने बताया कि जो जतबालदेव है ये यहाँ के जो है संस्थापक नहीं थे। मतलब कत्यूरी राजवंश जो है जब कुमाऊं में जाता है तो उसके संस्थापक ये नहीं थे। तो मतलब संस्थापक मतलब ये प्रथम राजा नहीं थे। तो प्रथम राजा कौन थे?
तो प्रथम राजा जो है, जो यहाँ के जो माना जाता है, जो ये संस्थापक नहीं थे, ये बाद के राजा थे, इतिहासकार ने बताया। तो यहाँ पर जो बागेश्वर में, जो बैजनाथ में जो है कतियूर राजवंश के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक इनको तो नहीं माना इतिहासकारों ने, लेकिन जो अभिलेख था, अभिलेख में केवल इसी राजा की जानकारी मिलती है। तो संस्थापक किसको माना जाता है, तो संस्थापक माना जाता है अशांति देव को। अशांति देव को इन्होंने यहाँ का संस्थापक माना। कहाँ का, बैजनाथ जो है, कत्यूरी बैजनाथ का संस्थापक माना। और जो ये कत्यूरी बैजनाथ है, इसको कत्यूरी जो राजवंश है, बैजनाथ जो कुमाऊं में था, इसको कातीपुर वंश भी कहते हैं। कातीपुर वंश नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में केवल कातीपुर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये अशांति देव थे। और इसके बाद जो है एक राजा थे प्रीतम देव, एक राजा थे प्रीतम देव। तो माना जाता है कि जो है ये जो प्रीतम देव है, ये अंतिम प्रतापी राजा थे। अंतिम प्रतापी राजा थे। ये अंतिम प्रतापी राजा थे। अब प्रतापी राजा कैसे हुए, क्योंकि जो है जो प्रीतम देव थे, इनकी एक पत्नी थी जिया रानी। इनकी एक पत्नी थी जिया रानी। इनकी एक पत्नी थी जिया रानी। इनकी पत्नी थी जिया रानी। प्रीतम देव की पत्नी थी कौन, जिया रानी। तो जिया रानी के जो है, इन्होंने जो है घर से भगा देता। तो ये जिया रानी जो है, ये क्षेत्र पड़ गया कुमाऊं का। ये यहाँ बैजनाथ, ये यहाँ बैजनाथ है। और जो जिया रानी ये रहती थी इस जगह पर, ये वर्तमान में नैनीताल वाला जगह है, ये वहां पर रहती थी। वहां रहती थी ये कौन, जिया रानी। तो इसी बीच क्या होता है, यहाँ पर जो है तुर्क जो है आक्रमण कर देते हैं यहाँ से। और तुर्क आक्रमण करते तो इससे पूछते हैं कि भाई बताओ कि राजा कहाँ है। तो इसने पूछा कि राजा से क्या काम है। तो इन्होंने बोला कि हमको जो है राजा को लूटना और यहाँ पर अपना राज करना है। तो इन्होंने बोला कि पहले जो है आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो जब ये युद्ध कर, फिर जो तुर्क हैं, ये तुर्क यहाँ से आक्रमण करते हैं और तुर्क युद्ध करते हैं किससे, जिया रानी से तुर्क युद्ध करते हैं। और तुर्कों का युद्ध किससे हुआ, जिया रानी से हुआ। कब हुआ, 1398 में। और कहीं कहीं पर 1414 भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 1418, कहीं 1418 मिलेगा और कहीं 1398 मिलेगा। ये दोनों डेट जो है याद रखनी है। तो जिया रानी का युद्ध होता किससे, तुर्कों से। और ये जिया रानी जो है तुर्कों को क्या कर देती, ये हरा देती, तुर्कों को हरा देती है। और ये जो युद्ध होता है, ये कौन सा होता है, युद्ध का नाम है रानी बाग का युद्ध। तो रानी बाग का युद्ध किस किस के मध्य होता है, जिया रानी और तुर्कों के मध्य। कब, 1398, जो भी ऑप्शन में आएगा डेट, या 1418। तो ये हरा देती है। और जब ये तुर्कों को हरा देती है तो राजा को पता चलता है, राजा कौन, प्रीतम देव, इनको पता चलता है। और जब इनको पता चलता है तब ये रानी को वापसी कहाँ लेके आते हैं, महल में लेके आते हैं। कहाँ, बैजनाथ। जब ये बैजनाथ लेके जाते हैं, और रानी को ये बैजनाथ लेके आते हैं। और बैजनाथ लेके जाते हैं तो जो जिया रानी है, इनका एक पुत्र होता है। जिया रानी है, इनका जो पुत्र होता है, एक जिया रानी का पुत्र होता है, उसका नाम होता है धामशाही। इनका पुत्र होता है धामशाही। तो जब राजा इनको लेके जाता तो ये राजा जो है किसको, धामशाही को क्या बना देते हैं, धामशाही को अगला राजा बना देते हैं। और जो धामशाही है, इनके ये राजा बनाते हैं। इसके बाद कौन राजा बनते हैं, इसके बाद राजा बनते हैं मालूशाही। धामशाही के बाद राजा बनते हैं मालूशाही। और इसके बाद राजा बनते हैं वीरम देव। तो जो है, जो कत्यूर राजवंश था, कुमाऊं का था, वहां से कोई हमें अभिलेख प्राप्त नहीं होते, ताम्रपत्र प्राप्त नहीं होते हैं। तो वहां से हमें इतने ही राजाओं के बारे में जो है जानकारी मिली है इतिहासकारों के थ्रू। तो ये जो वीरम देव है, ये जो है सबसे अत्याचारी शासक था। ये वीरम देव था,
ये सबसे अत्याचारी शासक था, सबसे अत्याचारी शासक वीरमदेव सबसे अत्याचारी शासक था ये। और सब इसके जब इसकी मृत्यु होती है वीरमदेव की, जब वीरमदेव की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है फिर, ये वीरमदेव की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है उत्तराखंड में जो है यहाँ पर जो है अलग अलग राजाओं का शासन शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई राजा रहता नहीं है। इसके बाद अलग अलग राजाओं का शासन शुरू होता है, बहुत सारे राजाओं का शासन शुरू होता है यहाँ पर। तो सब यहाँ पर बहुत सारे राजाओं का शासन शुरू हो जाता है। और इसी बीच क्या होता है, जो एक राज्य होता है यहाँ पर ये अलग अलग गढ़ बन जाते हैं, एक गढ़ ये बन गया, ये अलग अलग गढ़ बन जाते हैं। और एक गढ़ ये होता है, ये इसका नाम है चांदपुरगढ़। एक गढ़ होता है चांदपुरगढ़। तो जो चांदपुरगढ़ होता है, तो इनका जो है, जो चांदपुरगढ़ है, इनका जो मंदिर है बद्रीनाथ और केदारनाथ जो मंदिर होते हैं, इन पर जो चांदपुरगढ़ के राजा है वो इनका अधिपति होता था, क्योंकि उन्होंने ही जो है इनके मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इनके पास ही जो मंदिर है इसका सभी हिसाब किताब जो यहाँ के राजा थे, चांदपुरगढ़ के राजा, उनके पास रहता। तो जो चांदपुरगढ़ था, वहाँ के राजा कौन थे उस समय, वहाँ के राजा थे उस समय भानु प्रताप। चांदपुरगढ़ के राजा थे भानु प्रताप। अब भानु प्रताप जो है, भानु प्रताप की जो है कोई पुत्र नहीं होता है, उनकी केवल पुत्रियां होती है, 2 पुत्रियां होती है भानु प्रताप की। चांदपुरगढ़ के राजा होते हैं भानु प्रताप। चांदपुरगढ़ के राजा होते हैं भानु प्रताप। इनकी 2 पुत्रियां होती है, एक का नाम होता है चित्रवीणा और दूसरे का नाम होता है सुचित्रवीणा। सुचित्रवीणा। तो जब जो कनकपाल है वो जो है कहाँ आता है दर्शन के लिए, बद्रीनाथ मंदिर में आता है। कहाँ से, राजस्थान के धार नगरी से। राजस्थान के धार नगरी से यात्रा के लिए जो कनकपाल है वो कहाँ, बद्रीनाथ आते हैं। तो बद्रीनाथ आते हैं तो जाते हैं, जो कनकपाल है वो कहाँ जाता है, भानु प्रताप के घर जाता है। तो जो भानु प्रताप कनकपाल से प्रभावित हो जाता है और वो जो है अपनी पुत्री जो सुचित्रवीणा है इसकी शादी करवा देता है, किससे, कनकपाल से इसकी शादी करवा देता है सुचित्रवीणा की। और इसको जो है, जो चांदपुरगढ़ है, चांदपुरगढ़ जो है इसको चांदपुरगढ़ का राजा बना देता है, किसको, कनकपाल को, चांदपुरगढ़ का। और जब ये भानु प्रताप कनकपाल को चांदपुरगढ़ का राजा बनाता है तो ये यहाँ पर जो है परमार वंश की स्थापना करता है। परमार वंश की स्थापना किसने की, कनकपाल ने, चांदपुरगढ़ से। और जो कब ये जो परमार वंश कब से कब तक चलता है, ये 888 से लेकर 1804 तक चलता है। ये 1804 के बाद फिर गोरखे आते हैं, गोरखों के बाद भी चलता है कुछ टाइम पीरियड तक ये। तो शुरुआत दौर में 1804 तक चलता है ये कौन सा, परमार वंश, 888 ईस्वी से लेके। लेकिन कहीं कोई सी किताब में आपको 688 मिलेगा, 688। तो ये दोनों डेट याद रखनी है, मेनली यही मिलेगा 888, लेकिन अगर कहीं 688 मिलेगा एग्जाम में तो ये भी ध्यान रखना है 688। तो परमार वंश की स्थापना की किसने, कनकपाल ने, तो बस अगली नेक्स्ट क्लास में कल यही पढ़ेंगे हम, परमार वंश पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास करते हैं दोस्तों, ये खत्म।